Hello students, welcome you all in the video lecture series of DME. So in previous lecture we already seen the design procedure for double quarter joint. Okay, we are also called it sleeve and quarter joint. Today we are going to see the numerical based on the double quarter joint. Okay, तो आज हम देखेंगे डबल क्वार्टर जॉइंट का एक न्यूमेरिकल देखेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने उसका डिज़ाइन प्रोसीजर देखा था, तो आज हम उसका एक न्यूमेरिकल देखेंगे. ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्या कहता है आपका? डिज़ाइन अ स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट. डिज़ाइन ए स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट to resist a tensile load of 60 kilonewton, 60 kilonewton. All parts of the joint are made of the same material, with allowable stresses, okay, and the stresses are given. Sigma T is 60 megapascal, sigma C is 125 megapascal and tau is 70 megapascal. ठीक है, तो आपको इस तरीके का न्यूमेरिकल ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है, बस हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है. अगर आप थोड़ा सा रिवाइज करोगे या थोड़ा सा हमारा क्वार्टर जॉइंट का डिज़ाइन प्रोसीजर देखोगे और उसके बाद अगर उसका एक न्यूमेरिकल अगर आप देखोगे और इवन स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट यानी डबल क्वार्टर जॉइंट का भी डिज़ाइन प्रोसीजर अगर देखोगे आप, तो आपको एक चीज़ कॉमन दिखती है फर्स्ट स्टेप में कि हम एक परमिसिबल स्ट्रेसेस निकालते हैं. याद है, परमिसिबल स्ट्रेसेस निकालना यानी क्या? अलाउएबल स्ट्रेसेस निकालना, जिसकी परमिशन देती है, जिसका हम उस स्ट्रेसेस को अलाउ करते कि इतने स्ट्रेसेस के रेंज तक हमारा मटेरियल कैरी करने की क्षमता रखता है, तो हम उसको उतना कंसिडर कर सकते हैं कि इतना अगर लोड उसके ऊपर गिरने के बाद अगर इतना स्ट्रेस उसके ऊपर आ रहा है वो अलाउएबल स्ट्रेसेस के रेंज के अंदर, तो हम उसको अलाउ करेंगे डिज़ाइन बनाने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि आपके डबल क्वार्टर जॉइंट के अंदर जो न्यूमेरिकल दिया है, तो यहाँ में आपको जो अलाउएबल स्ट्रेसेस जो बोला गया है यहाँ पे अलाउएबल स्ट्रेसेस, तो ये नथिंग बट इज़ अ परमिसिबल स्ट्रेसेस. तो ये परमिसिबल स्ट्रेसेस आपको फाइंड आउट करने से आपको ऑलरेडी गिवन दिया है, राइट. तो हम फाइंड आउट कैसे करते थे? आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दिया गया रहता था एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया गया रहता था, तो हम उसका यूज़ करके उसको कैलकुलेट करके हम क्या करते थे, ये परमिसिबल या अलाउएबल स्ट्रेसेस फाइंड आउट करते थे. तो इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको क्या दिया गया है कि ये ऑलरेडी गिवन दिया गया है, तो आपकी एक स्टेप तो बच गई है. ठीक है ना, तो हम फिर भी स्टेप स्टार्ट करते हैं, प्रोसीजर शुरू करते हैं सॉल्व करने के लिए. तो आपको एटलीस्ट समझ में आएगा किस तरीके से चीज़ें अगर गिवन दी गई है तो क्या करना है, अगर गिवन नहीं दी गई है तो क्या करना है. ठीक है, देखो क्या है डिज़ाइन प्रोसीजर. जब आप फॉलो करते हो कोई भी जॉइंट का डिज़ाइन बनाने के लिए, मान लो कुछ चीज़ें आपके न्यूमेरिकल के अंदर नहीं दी गई है, तो आपको क्या करना है, वो चीज़ें एज्यूम करना है. DME1 आपको वो चीज़ों का एक फ्रीडम देता है कि आप उसको एज्यूम कर सकते हो. बस आपको नोट कर वहाँ पे लिख के रखना है कि नोट कि ये चीज़ मैं एज्यूम कर रहा हूँ, इतनी चीज़ मैं इसको ये वैल्यू मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इसमें दी नहीं है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ, राइट. तो ज़रूरी नहीं कि जो आप एज्यूम कर रहे हो सबका यूनानिमसली सेम आना चाहिए, आपका इंडिविजुअली भी सबका अलग अलग आया तो भी चलता है. ठीक है, तो ऐसा एक फ्रीडम मिलता है. सेकंड थिंग, आपको इसमें डेटा बुक अलाउ रहती है यूज़ करने के लिए, लेकिन अभी डेटा बुक होती क्या है, तो वो यहाँ इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर यूनिटी के अंदर आपको नहीं मालूम समझ में आएगा. जैसे जैसे हम स्टार्ट करेंगे, जैसे जहाँ जहाँ मुझे डेटा बुक की ज़रूरत लगेगी तब मैं आपको बोलूँगा कि डेटा बुक क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है,
और वो क्यों यूज़ करने के लिए अलाउ करते हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के अंदर जब उसको ज़रूरत गिरती है तो, ठीक है। तो वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे, अभी हम न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस करते हैं, तो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपका जो अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट किया है, तो अब इसका हमारा फर्स्ट प्रोसेस क्या रहता है, एज यूजुअल हम यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि हमें गिवन डेटा लिखना है। एज यूजुअल आपको गिवन डेटा लिखना है। तो गिवन डेटा में आप ऑलरेडी आपको क्या दिया गया है इसके अंदर कि एक लोड दिया गया है, वो लोड कितना है 60 किलो न्यूटन का है। तो लोड हम किससे डिनोट करते हैं, पी से, 6 किलो न्यूटन। इसको मैं 60 इंटू 10⁻³ न्यूटन भी लिख सकता हूँ। ये इसलिए लिखते हैं हम कि ये जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आपको एक ये कन्वर्जन आपको बेनिफिट देता है या आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हेल्प करेगा, क्रिटिकल नहीं करने देगा, ठीक है। देन आपके पास जो गिवन दिया गया है ये अलाउबल स्ट्रेसेस जितने भी है, तो सिग्मा टी आपको दिया है 60 मेगा पास्कल। इसको हम 60 न्यूटन पर mm² भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये किसी को मालूम नहीं रहेगा इतना, हम इसको कन्वर्जन जब करोगे मेगा पास्कल का तो हम न्यूटन पर mm² में ही आता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। देन सेम चीज सिग्मा सी, यानी जो स्ट्रेस सिग्मा टी में प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है 60 न्यूटन पर mm²। जो स्ट्रेस सिग्मा यानी स्ट्रेस कंप्रेशन लोड या कंप्रेशन फोर्स एक्ट करने के बाद प्रोड्यूस होगा वो होगा 125 मेगा पास्कल यानी 125 न्यूटन पर mm², राइट। देन है टाउ, टाउ यानी क्या, शेयर स्ट्रेस। जब हम उसके ऊपर शेयरिंग फोर्स एक्ट करेंगे, शेयरिंग ट्विस्टिंग फोर्स एक्ट करेंगे तो उसके ऊपर कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। तो गिवन डेटा ऑलरेडी दिया है कि जिसके अंदर 70 मेगा पास्कल का है, तो 70 न्यूटन पर mm², इतना लोड या इतना स्ट्रेस उसके अंदर प्रोड्यूस होगा, राइट। तो ये जो आपका पहला गिवन परमिशन था, तो जैसे मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ कि आपको फिर भी समझ में आएगा। तो हमारी जो पहली स्टेप रही थी, तो पहली स्टेप क्या है, कैलकुलेट दी परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस, कैलकुलेट दी परमिसिबल स्ट्रेस। तो परमिसिबल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था अपना, मान लो सिग्मा टी निकालना है तो फैक्टर क्या है SY/T, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो अब यहाँ पे आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं दिया गया है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं दिया गया है और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी नहीं दिया गया है। यहाँ पे आपको ऑलरेडी गिवन डेटा में दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे हम ये कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये चीज़ आपकी यहाँ पे ऑलरेडी गिवन दी है आपको, सिग्मा टी, सिग्मा सी और टाउ ये ऑलरेडी दिया हुआ है, याद है, समझ में आ रहा है। तो ये इसलिए हम ये चीज़, ये जो पहली स्टेप है वो सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप जो आपका है वो है स्टेप आपका जो कैलकुलेट दी रॉड डायमीटर, कैलकुलेट दी रॉड, कैलकुलेट दी रॉड डायमीटर, यानी जो रॉड आप एज अ रॉ मटेरियल जो रॉड यूज़ कर रहे हो, जो भी आपको डबल क्वार्टर जॉइंट बनाने के लिए जो रॉड, जो एंड याद आ रहा है आपको, जो 2 एंड रहते हैं, वो एंड रॉड के एंड का जो मेन डायमीटर है वो डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम प्रोसीजर ये फॉलो कर रहे हैं। तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, P = π/4 d² सिग्मा टी, ठीक है। अब ये फार्मूला है आपके पास, तो अब इसका फार्मूला, अब आपको ये फार्मूला अलग दिख रहा है और क्वार्टर जॉइंट के अंदर भी फार्मूला अलग दिख रहा है, नहीं, उसमें मैंने फार्मूला आपको सिंप्लीफाई करके दिया था और यहाँ पे जो फार्मूला है वो स्टैंडर्ड फार्मूला है, वो आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ मैं। ये और वो फार्मूला एग्जैक्टली सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको देखेंगे, इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे और मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको कैलकुलेशंस पार्ट आपको करने हैं। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन आपको करते दिखाऊंगा कैलसी लेके, तो इसमें बहुत टाइम अपना कंज्यूम हो जाएगा और एज अ 3rd ईयर स्टूडेंट ये कंसीडर किया जाता है कि आपको सारे कैलकुलेशंस पार्ट आते हैं। फिर भी किसी को अगर कैलकुलेशन करने को इशू आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कीजिए या कांटेक्ट कीजिए, जिसके वजह से मैं आपको उसका क्या स्टेप्स रहते हैं सॉल्व करने का मैं आपको समझा पाऊँ। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको वैल्यू पुट करके दिखाऊंगा और जो आंसर आ रहा है मैं वो आपको डायरेक्ट दिखाऊंगा, तो आपको कैलकुलेशन करके देखना है कि वो आंसर सही में उतना आया है या नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपका P है, तो P आपको कितना दिया गया है ऑलरेडी गिवन डेटा के अंदर, आपको 60 किलो न्यूटन का दिया गया। देखो यहाँ पे 60⁻³ दिया गया है, तो आपका
60 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू π/4। पाई की वैल्यू सबको पता है, डिवाइड बाय 4। डी स्क्वायर आपको निकालना है, इनटू सिग्मा टी आपको ऑलरेडी दिया गया है जो है 60। अब यहाँ पे आपको तो जब कैलकुलेट करोगे आप, तो आपको जो d की वैल्यू आएगी, अब d को तो आप अंडर रूट में आओगे, इतना बारीक किस बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो भी एंड वाला आंसर आएगा आपका, तो वो क्या रहेगा, अराउंड आपका जो आएगा वो 36 mm आएगा। अब आप कहोगे कि किसी का 34 पॉइंट समथिंग आएगा, किसी का 35 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यहाँ पे डरने वाली चीज़ नहीं। हम क्या करते हैं, कभी भी राउंड फिगर यानी उसको अलाउएबल स्ट्रेसेस या अलाउएबल स्ट्रेसेस यानी टॉलरेंस और अलाउंस देते हैं, तो हम उसके अंदर कंसीडर करते हैं 2-3 mm तक का हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो हम उसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 36 mm इसका जो डायमीटर है वो 36 mm तक आया है। इसके अंदर जिसका भी 30 से लेके 36 के बीच में जिसका भी आंसर आएगा, तो उसने ये नहीं समझना है कि मेरा आंसर गलत है। गलत किसी का नहीं है, जिस इसके रेंज में जिसका भी आंसर आएगा, बस उसको कंसीडर क्या करना है, हमने कंसीडर किया कि 36 mm तक हम उसको कंसीडर करेंगे। तो आपका डायमीटर जो आएगा वो क्या आएगा, D36। ठीक है, ये हो गया आपकी पहली स्टेप। अब सेकेंड स्टेप क्या है आपकी, कैलकुलेट दी थिकनेस, राइट। जो थर्ड है आपकी इसके बाद की, वो है आपकी कैलकुलेट दी थिकनेस। कैलकुलेट दी थिकनेस। थिकनेस यानी क्या, जो आप क्वार्टर पीन यूज करने वाले हो उसकी थिकनेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको समझने के लिए लिखता हूँ, कैलकुलेट दी थिकनेस ऑफ क्वार्टर पिन। तो जिसका बेसिक और स्टैंडर्ड फार्मूला जो है, जो आपने क्वार्टर जॉइंट के अंदर भी देखा था, तो सेम फार्मूला यहाँ पे भी है। वो है T इज इक्वल टू, यानी T हम किसको कहते हैं, थिकनेस। कैलकुलेट ऑफ क्वार्टर पिन का थिकनेस, T इज इक्वल टू 0.31 इंटू डी, जो आपने अभी डायमीटर निकाला था। तो आपका जो रहेगा 3.1 इंटू 36, जो आपका T रहेगा, जो आपका टी आंसर क्या रहेगा, आप उसको कैलकुलेशन करोगे देखोगे तो आपका अराउंड 11 mm वो आंसर आ जाएगा। 11 mm आपकी थिकनेस रहेगी, किसकी, क्वार्टर पिन की। ठीक है, देन नेक्स्ट हम देखेंगे कैलकुलेशन पार्ट। जो आपका नेक्स्ट है वो कौन सा है, कैलकुलेट द डायमीटर D2। अब ये D2 क्या है, ठीक है, मैं पहले लिखता हूँ, कैलकुलेट द डायमीटर D2। अब आप कहोगे D2 क्या है, D1 क्या है, D क्या है, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है आपके जो भी नॉमेनक्लेचर कहो या डिज़ाइन प्रोसीजर कहो, जो वीडियो मैंने बनाया है डिज़ाइन प्रोसीजर के रिलेटेड, और उसमें समझाया गया है कि क्वार्टर जॉइंट क्या होता है, डबल क्वार्टर जॉइंट क्या होता है, उसकी फिगर दिखाई गई है, उसके फिगर के अंदर उसके नॉमेनक्लेचर दिखाए गए हैं, कौन से जगह पे कौन से पॉइंट्स प्लेस किए गए हैं, किस पॉइंट को क्या नाम दिया गया है, और वो उसको कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने वो वीडियोस में डाली हुई है, तो आपने वो बस क्या करना है, आपको वो वीडियो जाके रेफ़र करना है, चेक करना है। तो यहाँ पे अपना टाइम बचे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे वो चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा लिख के दूँगा कि यहाँ पे हम D2 निकालने वाले हैं। तो D2 के लिए हमारा जो फार्मूला वो है, बेसिक फार्मूला वो है P इज इक्वल टू π/4 D2 स्क्वायर माइनस D2 इंटू टी ब्रैकेट क्लोज इंटू सिग्मा टी। ठीक है, अब ये फार्मूला जब आप यूज़ करोगे एज इट इज़, अगर आप देखोगे तो क्वार्टर जॉइंट के अंदर भी यही ऐसा ही कुछ सिमिलर फार्मूला यूज़ किया गया था। और उसके बाद हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो इक्वेशन बनेगी इसके बाद, इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे इस फॉर्मूले को, तो जब ये सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ एक सर्टन इक्वेशन में कन्वर्ट होगा, तो उस इक्वेशन को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करना है, उसको ऊपर अप्लाई क्या करना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फार्मूला आपको मैंने दिया है ऑलरेडी, तो उसमें भी आपको दिख के आएगा कि किस तरीके से आपको ए बी सी वो यूज़ करके आपका फार्मूला यूज़ करना है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आपको ये एक इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी, हाँ। तो यहाँ पे मैं नोट लिखता हूँ कि आपको समझने के लिए कि यूज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
तो आपको यहाँ पे किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करना है। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है मैं आपको फिर से यूज़ करके लिख के देता हूँ, जो आपको तकलीफ ना हो। तो आपका जो फार्मूला ये इक्वेशन जो बनेगा तो उसको आपको कन्वर्ट करना है इक्वेशन में, उसके बाद उसके ऊपर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करना है। तो d2 इज इक्वल टू जो आपका फार्मूला यूज़ करना है आपको, दैट इज b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, दैट इज माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। अब आपको होगी बी क्या रहेगा, ए क्या रहेगा, सी क्या रहेगा। तो आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना मालूम है वो आता ही होगा, आता ही है, सबको आता है। बस एक बार देख लीजिए कैसे किस तरीके से सॉल्व करते। तो उसके अंदर आपको जो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएंगी, एक इक्वेशन बनेगी, तो उस इक्वेशन के अंदर आपको ए की वैल्यू निकालनी रहती है, बी की वैल्यू कंसीडर करनी पड़ती है और सी की वैल्यू कंसीडर करनी पड़ती है, जो इक्वेशन आप बनाते हो। तो उसके अंदर आपको दिख के आता है कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है। वो वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करने है ए बी सी के अंदर, और वहाँ पे आपको जब आप सॉल्व करोगे आंसर, तो आपको सॉल्व करने के बाद आपको d2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपका जो भी d2 का वैल्यू मिलेगा वो अप्रॉक्सीमेटली, मैं सिर्फ आपको एक आंसर निकाल के देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको क्रॉस चेक करने के लिए आपको हेल्प हो जाएगी उतनी। तो आपको जो d2 का फार्मूला बनेगा आपका, तो आपका d2 का फार्मूला जो आएगा, वैल्यू जो आएगी वो आएगी अराउंड 44 mm, अराउंड 44 mm आपका d2 हो जाएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे किसके लिए, हम देन नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे क्या, हम नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेट द डायमीटर d1, कैलकुलेट द डायमीटर d1, और उसका फार्मूला आपका P इज इक्वल टू इन ब्रैकेट पाई बाय 4 इन स्मॉल ब्रैकेट d1 स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, माइनस फिर से ब्रैकेट d1 माइनस d2 ब्रैकेट क्लोज इंटू t ब्रैकेट होल ब्रैकेट क्लोज इंटू सिग्मा t। एज इट इज़ सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है इसी में ही। इसके बाद आपको फिर से आपको एक इक्वेशन क्रिएट होगी, इक्वेशन को आपको फिर से यूज़ क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करना है। और वो इक्वेशन यूज़ करने के बाद यानी यही सेम फार्मूला वहाँ पे आएगा, d1 इज इक्वल टू b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो आपको जो वैल्यू मिलेगी कैलकुलेट करके d1 की, तो वो d1 की वैल्यू आपकी ऑलमोस्ट आएगी अराउंड 60 mm, 60 mm। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको, ऑलमोस्ट सबको समझ में आया होगा इसमें। ठीक है। देन हम लास्ट प्रोसीजर में जाएंगे, जो बहुत कॉमन और नॉर्मल चीज़ें जो कैलकुलेट करने में बहुत हेल्प होंगी इसमें। तो वो है जो नेक्स्ट स्टेप है आपकी कैलकुलेट करना है आपको, वो क्या करना है आपका, कैलकुलेट द डायमीटर सॉरी विड्थ ऑफ क्वार्टर। आप तो हमने थिकनेस निकाला था, तो अब नेक्स्ट क्या निकालेंगे हम, कैलकुलेट द विड्थ यानी दैट इज बी। ये बी अलग है आपका, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला बी अलग और ये बी अलग है, ये क्वार्टर पिन वाला बी है, राइट। तो विड्थ ऑफ विड्थ बी यानी इसका विड्थ ऑफ क्वार्टर, यहाँ पे लिखने के बाद आपको समझना है। ठीक है। तो उसका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 2 इंटू बी इंटू टी इंटू टाउ। अब ये फार्मूला हो गया, ये कहाँ से आ गया, ये सेम फार्मूला क्वार्टर पिन में भी यूज़ किया गया है, क्वार्टर ज्वाइंट किया फार्मूले में, बस वहाँ पे उसको सिंप्लीफाई नहीं किया था, यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई किया है। जानबूझ के मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ कि फार्मूले किस तरीके से सिंप्लीफाई भी होते हैं, आपको किस तरीके से सॉल्व करना है ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको P की वैल्यू पता है, B की वैल्यू निकालनी है, थिकनेस आपको पता है, टाउ की वैल्यू आपको पता है। तो ऑब्वियस चीज़ क्या है, जो अननोन चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आपका जो अननोन चीज़ें बी, वो ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको 40 mm। यहाँ पे अगर आप उसका आंसर निकालोगे तो वो रहेगा 40 mm, क्या रहेगा 40 mm का रहेगा, राइट। देन आपका नेक्स्ट जो भी करो आप कैलकुलेट करोगे वो है आपको निकालना है कैलकुलेट दी ए डिस्टेंस एंड सी डिस्टेंस। कैलकुलेट दी ए डिस्टेंस। ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला है वो है P इज इक्वल टू 2 टाइम्स A d2 इंटू टाउ। P की वैल्यू आपको पता है, A वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, d2 की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है,
टाउ की आपको वैल्यू ऑलरेडी गिवन दे दिया है, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो आएगा ऑलमोस्ट ए जो का डिस्टेंस रहेगा वो 10 mm रहेगा। देन लास्ट प्रोसेस जो आपकी है इसके अंदर वो है आपका कैलकुलेट दी सी। कैलकुलेट दी सी डिस्टेंस, उसका फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट D1 माइनस D2 इंटू सी इंटू टाउ। इसके अंदर जितने वैल्यूज पुट करोगे तो आपको आपका सी का भी आंसर मिल जाएगा। वो जो सी है वो रहेगा आपका 28 mm। ठीक है, तो इस तरीके से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। और आपको जितने भी ये फाइंड आउट किए हैं डायमेंशन, इसको पुट करने किस पे, आपके जो फिगर निकालते हैं हम रफ फिगर के अंदर आपको दिखाना है कि D1 कहाँ है, D2 कहाँ है, AC कहाँ है, ABC कहाँ है, और वहाँ पे आपको मेंशन करना है कि इतनी इतनी इसकी आंसर्स मिले हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।